नमस्कार। आज हम निबंध के बारे में चर्चा करेंगे। निबंध के बारे में कहा जाता है कि गद्यः कवीनां निकषं वदन्ति, अर्थात गद्य रचना कवियों या साहित्यकारों की सफलता और असफलता की कसौटी है। यानी कि जो गद्य है उसमें निबंध कितना महत्वपूर्ण है, इस बात को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि गद्य रचना यदि कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण है कि किसी भी गद्यकार कितना कुशल, प्रतिभाशाली और विचारवान है, इसकी जो परख है वो निबंध रचना से संभव हुआ करती है कि लेखक की भाषा पर कितना अधिकार है और उसके विचार कितने संगोफित है। शुक्ल जी कहते हैं कि भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। तो इस प्रकार जो निबंध है वो विचारों का एक स्वतः संभूत अनवरत प्रवाह है, जिसके माध्यम से जो लेखक है, जो गद्यकार है, जो निबंधकार है, वो अपनी बात को रखता है। अब देखिए कि निबंध में जो निबंध रचने वाला है उसके व्यक्तित्व का भी छाप हमें उस निबंध में दिखाई देती है, जिसके माध्यम से निबंधकार अपने पाठकों के मन मस्तिष्क को अपने साथ संबद्ध कर उन्हें प्रभावित कर सकता है। तो इस दृष्टि से जो अन्य अनेक प्रकार के तत्वों का सद्भाव रहते हुए भी जो निबंध में एक शैली तत्व का विशेष महत्व होता है। यानी जो निबंधकार है वो जितना कुशल शैलीकार होगा, यानी उसकी संप्रेषण की जो क्षमता है वो कितनी सहज रूप में है, ये उसकी निबंध की और निबंधकार की दोनों की सफलता उसमें दिखाई देती है कि कितना संप्रेषित हुआ है, कितना उसने प्रभाव डाला है। अब हम बात करते हैं कि निबंध शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई। तो इसकी व्युत्पत्ति है वो नी उपसर्ग में बंध धातु से हुई। नी का अर्थ होता है विशेष प्रकार से या उचित ढंग से, और बंध का मतलब होता है बांधना। यानी आप अपने विचारों को एक विशेष ढंग से, विशेष दृष्टियों से भली भांति बांधकर प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उसका तात्पर्य हुआ निबंध। यानी निबंध में विचारों का एक कसावपूर्ण तारतम्य होना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि निबंध में विचार, भाव और शब्द, इन तीनों का तारतम्य बंद रूप में होना चाहिए। यानी निबंध में मात्र विचारों और उक्तियों का संग्रह नहीं, बल्कि सुसंगठित या सुसंबद्ध रूप में जो व्यक्त विचार हैं वो विचार इतने परिनिष्ठित और संप्रेषित होने चाहिए कि पाठक उसमें तन्मय होकर कुछ ग्रहण कर पाने में सक्षम हो। अब हम देखते हैं कि निबंध शब्द जो है वो संस्कृत साहित्य की परंपरा में भी उपलब्ध था, पर आज हिंदी में जैसे हम इस नाम को लेते हैं निबंध को, वो ऐसे ESSAY ऐसे शब्द का पर्यायवाची है, जिसका अर्थ होता है प्रयास, प्रयोग या परीक्षण। जो यूरोपीय साहित्य है उसमें नव्य विधा का जनक मोंटेन को माना जाता है। उन्होंने ऐसे शब्द का, जो ESSAY ऐसे है, उस शब्द का प्रयोग उपरोक्त अर्थ में किया। यानी निबंध शब्द की व्युत्पत्ति जो है वो ऐसी रचना के रूप में मानी गई जिसमें विचारों को अनेक प्रकार, युक्तियों, तर्कों के आधार पर निरूपित किया जाए। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि भारतीय और पाश्चात्य दोनों दृष्टियों से निबंध शब्द की व्युत्पत्ति लगभग एक जैसी है। उनमें कोई मौलिक हमें भेद दिखाई नहीं देता। दोनों ही में निबंध कसे कसाए, बंधे बंधाए लेखक के निजी विचारों के
विचारों को निरंतर रूप में महत्व देते हैं। अब हम प्रकाश डालते हैं निबंध की परिभाषा पर। तो हमने देखा कि भारतीय और पाश्चात्य दोनों मतों के आधार पर निबंध का जो अर्थ निकल के आया है उसकी परिभाषा यद्यपि विद्वानों ने सरल रूप में, निरीक्षण परीक्षण रूप में अलग अलग विचारों से इसकी परिभाषा रखी है। सबसे पहले हम पाश्चात्य विद्वान जो निबंध के जन्मदाता भी माने जाते हैं, मोंटेन, उनका कहना है कि इच्छित विषय के निरूपण के प्रयास का नाम ही निबंध है। पर उन्होंने विषय एवं विचारों की सुसंबद्धता की ओर न तो ध्यान ही दिया और न ही उन सब के बारे में कुछ कहा। यानी उन्होंने स्वाभाविक ढंग से बात कह देने को ही निबंध माना, क्योंकि प्रारंभिक रूप थी परिभाषा का। अब इसके बाद जो पाश्चात्य विद्वान हुए उन्होंने इसकी परिभाषा को और विस्तार दिया। बेकन ने विच्छिन्न चेतन को लिखित रूप में निबंध कहा। तो उसके आगे बात करें जॉनसन, उन्होंने निबंध के बारे में कहा कि निबंध स्वच्छंद मन की वह तरंग है जिसमें नैरंतर्य एवं सुसंगठन न होकर प्रधानतया विशृंखलता ही रहा करती है। हो सकता है आरंभ में निबंध साहित्य का कुछ ऐसा ही विशृंखल रूप रहा हो, पर बाद में उसका जो स्वरूप है उसमें कसावट आती गई। और इसी रूप में हम देखें, हर्बर्ट रीड ने निबंध के बारे में कहा कि निबंध में 3500 शब्दों से लेकर 5000 की संख्या तक के शब्द होने चाहिए। इससे कम शब्दों के रहने पर निबंध न होकर रेखा चित्र होगा और अधिक शब्द रहने पर वह निबंध न रहकर प्रबंध बन जाएगा। तो यहाँ उन्होंने मात्रा पर प्रकाश डाला। इसी तरह से हम और आगे बढ़ते हैं तो निबंध के विषय में जो पाश्चात्य विद्वान हैं उन्हीं में ऑसबर्न्स जो है, उनका कहना है कि निबंध किसी सामयिक विषय पर लिखी गई सामान्य रचना है। तो उन्होंने यहाँ पर सामयिक और सामान्य उन पर प्रकाश डाला। इसी तरह जो पाश्चात्य विद्वान है प्रिस्टले, उन्होंने माना निबंध मौलिक व्यक्तित्व की एक समुचित अभिव्यक्ति है। तो इस तरह से पाश्चात्य विद्वानों ने अपने अपने विचार में निबंध की परिभाषा दी। तो अब हम बात करें भारतीय विद्वानों की, तो उन्होंने निबंध के स्वरूप पर व्यापक रूप में चर्चा करते हुए लिखा। इसमें हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचार रखें तो उनका मानना है कि संसार की हर बात और सब बातों से संबद्ध है। अपने अपने मानसिक संगठन के अनुसार किसी का मन संबंध सूत्र पर दौड़ता है, किसी का किसी पर। ये संबंध सूत्र एक दूसरे से नथे हुए पत्तों के भीतर की नसों के समान चारों ओर एक जाल के रूप में फैले हुए हैं। तत्वचिंतन और दार्शनिक केवल अपने व्यापक सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिए उपयोगी कुछ संबंध सूत्रों को पकड़कर किसी और सीधा चलता है और बीच के ब्यौरे में कहीं नहीं फंसता। पर निबंध लेखक अपने मन की प्रवृत्ति के अनुसार स्वच्छंद गति से इधर उधर फूटी हुई सूत्र शाखाओं पर विचरता रहता है। तो कहने का मतलब हुआ कि शुक्ल जी ने निबंध की जो व्यक्तिगत विशेषता आवश्यक मानी है। उनका कहना है कि विचारों की श्रृंखला को भी अनिवार्य महत्व दिया जाना चाहिए। जो नए नए विचारों की उद्भावना है वो निबंध में उन्होंने आवश्यक मानी है, और जो विचार पाठकों को उनको प्रेरणा दे और उनमें वो प्रभावशाली जो विचार है वो प्रभावशाली ढंग से प्रतिपादित हो, तो वही सच्चा निबंध होगा। इसी तरह से हम बात करें भारतीय विद्वानों में, तो बाबू गुलाब राय ने निबंध की जो व्याख्या दी है, परिभाषा दी है, उनका मानना है कि निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन,
स्वच्छंदता, सौष्ठव एवं सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया गया हो। यानी जो आज के निबंध के जितने भी तत्व माने गए हैं उन सब का समावेश उन्होंने किया। अब हम देखें कि निबंध का जो विषय है वो क्या होना चाहिए। तो निबंध स्थूल और सूक्ष्म दोनों रूप में अपनी रचनाएं, दोनों विषय को लेकर अपनी रचनाएं करता है। उसमें धर्म, राजनीति, समाज, घर परिवार, राष्ट्रीयता, अंतर्राष्ट्रीयता, ज्ञान विज्ञान, दर्शन, साहित्य, कला, प्रकृति, सूक्ष्म मनोभाव, व्यवहार सभी निबंध के विषय बने हैं और इन सभी विषय पर लेखक अपने विचार व्यक्त करते हैं। इन निबंधों में जो विचारों का प्रतिपादन है उसमें विचार जो है वो मुख्य लक्ष्य है कि जो पाठक है उन तक वो विचार प्रभावी ढंग से पहुँचे और जो निजत्व है निबंधकार का वो इस तरह से हो कि वो सामयिक बन जाए, संप्रेषित हो जाए, साधारणीकरण उसका हो जाए। दूसरी बात है कि इसके अभिव्यक्ति शिल्प जो है वो इस तरह से हो कि लेखक का मन एकदम निरंकुश और स्वच्छंद विचरण करता हुआ विचारों, वेग और शब्दों के रूप पर्यावरण में व्यक्त करता जाता है। इसमें कि वो बंधना नहीं चाहता है, अपने विचारों के वेग के अनुकूल ही उसकी शब्दों की रचना होती जाती है। बाह्य दृष्टि से यद्यपि उसमें हमें तारतम्य नहीं दिखाई पड़ता, पर आंतरिक तारतम्य स्वतः होता जाता है और पाठक उसमें अपने विचारों, जो निबंधकार के विचारों हैं उसके साथ अपने विचारों का तालमेल बैठाता चलता है। दूसरा देखें कि इसमें जो शैली है वो चित्रमय शैली होती है, यानी जो व्यक्त विचारों का एक स्पष्ट शब्द चित्र सा प्रस्तुत करना निबंधकार का, सफल निबंधकार का लक्ष्य होता है। निबंध के क्षेत्र में जो चित्र शैली है वो उसकी मुख्य विशेषता मानी गई है कि विचारों का मात्र बोध ही नहीं कराता बल्कि उससे वो साक्षात्कार भी करवाता है। इसकी शैली में हम देखें प्रस्तुतिकरण में कि अलंकरण शैली भी है जिसमें अलंकृत शब्दों से उसे संवारा जाता है, जो प्रभावशाली हो, रमणीयता भी आ जाए उसमें और विचार है वो बोझिल से न प्रतीत हो। दूसरा, इसमें सुक्ति शैली भी अपनाई जाती है, यानी जो रचनाकार है वो अपनी अनवरतता बनाए रखने के लिए, अपने विचारों को सुदृढ़ करने के लिए सुक्ति के माध्यम से उसमें अपनी विचार श्रृंखलाओं को संजोता है। फिर इसमें व्यंग्य विनोद की शैली भी होती है कि इससे वो व्यंग्य विनोद से जो एक उसमें गंभीर भाव जो है उसमें एक साधारणीकरण, एक सरसता लेके आता है। और बाबू गुलाब राय के जो निबंध हैं वो इसी शैली में हमें दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त हम देखें कि निबंध का जो प्रकार कितने तरह के हुए। एक वर्ण विषय के आधार पर हम इसके प्रकारों को बांटते हैं और दूसरा है अभिव्यक्ति के आधार पर हम इसके प्रकारों को बांटते हैं। जब हम बात करते हैं कि वर्ण विषय की तो दो प्रकार के हैं, एक विषयगत निबंध और दूसरा विषयी प्रधान निबंध। जो विषयगत, विषय प्रधान निबंध है वो निबंधकार के व्यक्तित्व उसमें तटस्थ रहकर ही किसी विषय का वर्णन करता है। लेखक कोई भी वस्तु लेकर, विषय लेकर उससे संबंध में जो भी वर्णन किया करता है, वो जो विचार बनते हैं वो व्यक्तित्व, जो लेखक का व्यक्तित्व है वो अलग रखकर अभिव्यक्त करता है। जो वैज्ञानिक, कलात्मक, साहित्यिक विषयों से संबंधित निबंध वो इस कोटि में आते हैं। और जो दूसरा प्रकार हमने देखा विषयी, तो विषयी प्रधान निबंधों में निबंधकार का अपना व्यक्तित्व भी अंतर्निहित होता है। देखो, विषय में उसका व्यक्तित्व नहीं आएगा, लेकिन विषयी की जब बात करेंगे तो उसमें उसका व्यक्तित्व का प्रभाव भी रहेगा। उसके निजी अनुभव, उसके भाव, विचार भी इसके अंदर समाये रहेंगे। अब हम बात करें अभिव्यक्ति पक्ष की,
तो उसमें हम देखेंगे कि वर्णनात्मक निबंध होते हैं, एक विवरणात्मक निबंध होते हैं, एक भावात्मक निबंध होते हैं, एक आलोचनात्मक निबंध होते हैं। जो विचारात्मक निबंध, संस्मरणात्मक निबंध नामक जो 2 अन्य कोटियाँ भी इसमें स्वीकार की गई हैं, परंतु यद्यपि विचार में निबंध, विचार प्रधान गद्य अपने आप ही गद्य जो निबंध विधा है वो विचार प्रधान ही है। तो इस प्रकार हमने इसके अभिव्यक्ति पक्ष पर बात की। अब हम देखा कि निबंध जो विधा है वो किस तरह से एक निबंध को सफल निबंध बनाने में जो निबंधकार के विचार हैं उतने प्रभावी रूप में रखे जाए कि वो निबंध की सार्थकता को सिद्ध करे।